तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं 7.3 दैट इज़ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी में मैं कोशिश करूँगा जो मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता था 7.2 टॉपिक का, उसे भी कोशिश करूँगा। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। 7.2 से हमें पता है कि हमारे पास जो एक रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI अपॉन M, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RM इज इक्वल टू, इसका मतलब है I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI। ये याद रखना, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और इज इक्वल टू M1/R1 ये वेक्टर क्वांटिटी है, M2/R2 ये वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस MN/RN। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम ये वी विल ट्राई टू डिस्कस हियर फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। जो एक सिस्टम में जो या एक बॉडी में जो n पार्टिकल होते हैं उसकी फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस क्या है, और हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा। हम पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशनल मोशन निकालना अच्छा है, या पूरी बॉडी के लिए यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम ट्रांसलेशनल मोशन निकालें वो अच्छा है। तो नेचुरली हमारे लिए जो बॉडी है उसका जो हम पूरी का निकालें ट्रांसलेशनल मोशन, दैट विल बी बेटर। ठीक है। अच्छा, इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका MdR अपॉन dt, कैपिटल R है ये वाला, इज इक्वल टू M1dR1 अपॉन dt प्लस, ऐसे ही सबको करते चले जाओ, MN/DRN अपॉन dt। ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा, ये किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा mv, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू M1v1 प्लस MN/VN, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये याद रखना। ठीक है। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक। और इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले को बोलेंगे सेकंड पार्टिकल, और एन वाले को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल। ठीक। इसे फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा m, ये कैपिटल M है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू M1dv1 अपॉन dt प्लस MN/DVN अपॉन dt। ये हमें पता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये हो गया MA इज इक्वल टू M1A1 प्लस MNAN। ठीक। इसको हम बोल देंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसे हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इसको हम बोल देंगे एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि वो होता है फोर्स इज इक्वल टू ma, ये तो पता है। ठीक है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल कितना होगा? F1, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू M1A1। ठीक। सो देयरफॉर जो सारा जो फोर्स है, अगर इसे मैं पूरे को F ले लूँ, इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है,
F1 प्लस F2 प्लस F3, ये Fn तक चला जाएगा। ठीक, इसको हम बोलेंगे टोटल मास, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ये। m क्या है? टोटल मास, टोटल मास, और ये मल्टीप्लाई है, ये याद रखना, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये किसके बराबर होता है? टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस कौन से? F1, F2, F3, Fn। ठीक है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? बॉडी, यानी कि एक बॉडी को हम इसमें n पार्टिकल्स में बदल देते हैं तो उसको बोल देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो ऑन ए पार्टिकल, अब इसमें ध्यान देना, एक पार्टिकल पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल पर, उसे हम F1 बोल रहे हैं, यानी कि F1 में सारे फोर्स आते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ऐसे ही इस पे, ऐसे ही इस पे, ऐसे ही इस पे है। सो हमने माना कि F1 इज़ ए वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस वर्किंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, जो भी इंटरनल वगैरह है। अब ये सोच रहे होंगे कि इंटरनल फोर्सेस में कौन से हैं? इंटरनल फोर्सेस वो हैं कि इसके जो पास के जो कण हैं, पास का जो पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग। जैसे इस F1 जो पार्टिकल है उसका भी कुछ फोर्स होगा, इसका भी कुछ फोर्स होगा, इसका भी कुछ फोर्स होगा। तो लेकिन इसमें होता क्या है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, दैट आर इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। इसलिए जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो जीरो हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो एज पर थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार MA, ये वाला MA इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, यानी कि इस पर जो टोटल जो फोर्स है जो काम करेगा बॉडी पर, वो सिर्फ ये ही हम कंसीडर करेंगे, इंटरनल फोर्सेस जो लग रहे हैं उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये याद रखना, इस पर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, एक्सटर्नल है। तो उसमें टोटल बॉडी पर जो काम करेगा वो एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल होगा, इंटरनल को हम भूल जाएंगे। ओके, तो ये टोटल फोर्स है। ये तो हमने पहले भी यहाँ पे बता दिया है कि टोटल फोर्स है ऑन सेंटर ऑफ मास पर। ठीक, ये है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो हम नॉर्मली जो लगाते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा है वही। ठीक, तो इट स्टेट्स, ये क्या स्टेट करता है, बताता है दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, बॉडी का मतलब है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। It states that center of mass of a body moves when external force is applied at center of mass point। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी, कोई भी बॉडी जब ही मूव करेगी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, यानी कि इंटरनल फोर्सेस का कोई महत्व नहीं है। सो नोट में है, only external force is required to determine motion of center of mass, जैसा कि मैंने बता दिया है, and not internal forces। internal forces की ज़रूरत नहीं है, उसे याद मतलब कहीं पे कंसीडर नहीं करना है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का सिस्टम हो। ठीक है, सो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जाना है कि सिंगल पार्टिकल के बजाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल के रूप में बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन निकालना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सो वी हैव हियर फाउंड हाउ टू डिस्क्राइब एंड सेपरेट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं
कि ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल मोशन। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं, जैसे कि ये कोई ट्रेजेक्ट्री है, ये बम है, बम मतलब बम ब्लास्ट जो होता है, ये ऐसे जा रहा है और ये मान लो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट यानी कि फट जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब एक बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फटता है, एक्सप्लोड होता है, तो एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस काम आया है कि किस चीज़ के लिए, सिर्फ फटने के लिए। एक्सप्लोजन के टाइम पर ही इंटरनल फोर्स काम आया है, बट इंटरनल फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास के मोशन में कुछ नहीं करते हैं। ये याद रखना कि ये सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ने बॉम्ब को फटने में काम किया है, लेकिन ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं इन्होंने सेंटर ऑफ मास के मोशन में कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है क्या मतलब है कि ये जितने भी ये फटने के बाद ये ब्लास्ट जो हुआ है, इसके जितने भी पार्टिकल हैं वो भी अब भी ऐसे ही चलते रहेंगे, इसी पाथ का अनुसरण करते रहेंगे। दे विल फॉलो दिस पाथ ओनली। कुछ सो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एक्सटर्नल फोर्स बम फटने के पहले और बाद में एक जैसा रहता है। ये सिर्फ इंटरनल फोर्सेस काम आया है बम फटने के, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे लग रहा था वो बम फटने से पहले और बम फटने के बाद भी एक सा ही रहता है। इसका मीनिंग ये है। ठीक, और ये जो है वह बम फटने के बाद भी प्रोजेक्टाइल पाथ को ही फॉलो करता है। ये है इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब मैं पहले वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने अपनी ओर से बनाया है। 7.1, 7.2, 7.3 ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक हमारे पास एक बॉडी है, ये सब बराबर है, ये एरिया और ये एरिया बराबर है। इसका ये 1 मीटर पे है, मान लो ये 2 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे, ये 2 मीटर पे है, और इसका वज़न है 2 किलोग्राम, इसका वज़न है मान लो 1 किलोग्राम, और इसका वज़न है मान लो 3 किलोग्राम। ठीक, ये एक ही तरह का है, तो इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो इसने ले लिया एक ट्राइंगल का रूप, ये ले लिया है। अब हमें जो है इसका एग्जैक्ट फाइनल सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी कि इस ट्राइंगल के बीच में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। उसे निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2 किलोग्राम पहले इसे ले लो, मल्टीप्लाई बाई 0.5। ये कहाँ से आया है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये एग्जैक्ट बीच में ये 0.5 है, तो ये जो x है ये 0.5 हो गया, इसके लिए भी 0.5 हो गया, प्लस फिर 1 किलोग्राम x डायरेक्शन में कितना है 0.5 है, 0.5 प्लस इसके लिए ले लीजिए ये कितना है 1 एंड 0.5, तो ये हो गया 1.5 x डायरेक्शन में 1.5। इसका वज़न कितना है 3 मास है 3 किलोग्राम अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों का जोड़ कितना है 2 और 3 5 और 1 6, ये हो गया 6 किलोग्राम। तो x की पोजीशन आपकी आ गई 1, यानी कि ये तो यहाँ एक तो हमें पॉइंट मिल गया कि ये यहाँ पर कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही y के लिए निकाल लीजिए, y के लिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0.5 हो गया, तो y के लिए हो गया 1.5। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस इसके लिए कितना हो गया 1 इंटू 0.5, यानी ये 0.5, ये यहाँ पर 0.5, यहाँ पर कितना है y 0.5 प्लस 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 0.5 अपॉन टोटल वज़न मास 3, 2, 1 इज इक्वल टू 6। ये आ गया 5/6। और इसे अगर आप करेंगे तो 6 8 48, 2 8 2 16, ये करीब 6
ये आता चला जाएगा 0.833, यानी कि अब जो सेंटर ऑफ मास है इस ट्राइंगल के भीतर ही होगा और ये होगा 1 और y पर है 0.833, तो समवेयर यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर आप एक धागा बांध के लटकाएं तो ये एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट जिससे आपको लेटेस्ट लेक्चर हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।